आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। पाकिस्तान को लेकर अभी आपने भारतीय सेनाओं का रौद्र रूप देख लिया और अब हम दिखाने जा रहे हैं कि भारत से दुश्मनी लेकर पाकिस्तान किस तरह टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर पहुंच गया है। आगे बढ़े उससे पहले आपको देते हैं दो सूचनाएं। अत्यंत दुख के साथ यह सूचित किया जाता है कि पाकिस्तान में आज जो जमीन कपकपाई वो 4.2 तीव्रता का भूकंप भी था। भारत ने अभी हमला नहीं किया है, एक दिन और बख्श दिया है। और अत्यंत हर्ष के साथ यह भी सूचित किया जाता है कि पीओके के वापस भारत के कब्जे में आने और इसी के साथ बचे खुचे पाकिस्तान के भी 4 टुकड़े होने की बेड़ा बहुत निकट आ गई है। एक शेर है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हम। पहलगाम में आतंकी हमला करके यही हाल बना लिया है पाकिस्तान ने अपना। यहां भारत में 140 करोड़ भारतीय एकजुट हैं और पल पल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भारत की सेना पाकिस्तान पर हमला करे और उसे पीओके वापस ले ले। उधर पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बगावत की जमीन तैयार हो चुकी है। प्लान यह है कि जैसे ही भारत हमला करे वैसे ही पाकिस्तानी फौज पर पीछे से हमला करना है और उससे आजाद हो जाना है। यहां बता दूं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कोई कपोल कल्पना नहीं है। आज खुद बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लोग इन 4 टुकड़ों को साकार करने जा रहे हैं। इसलिए जिसे भी इस नक्शे में एजेंडे वाला एनिमेशन दिखाई दे रहा हो वो थोड़ी देर रुक जाए। जनहित में हम बस थोड़ी ही देर में आपको पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने के सारे लक्षण दिखाएंगे। विस्तार से बताएंगे कि पीओके वापस भारत के पास आ जाने और सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा टूट जाने के बाद पाकिस्तान में बचेगा क्या, वो नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। उससे पहले आज देश के अंदर की हलचल जान लीजिए। नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों को कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। सूत्रों के मुताबिक कल और परसों मॉक ड्रिल के लिए कहा गया है, जिसमें हवाई हमले के अलर्ट के वक्त सायरन बजाने, छात्रों के साथ आम लोगों को सुरक्षा की ट्रेनिंग देने, हमले के वक्त ब्लैकआउट कैसे करना है इसकी तैयारी करने, महत्वपूर्ण ठिकानों को हमले के वक्त छिपाना कैसे है इसकी तैयारी करने के लिए कहा गया है। मॉक ड्रिल का मकसद लोगों को आपात स्थिति के लिए तैयार करना है। आज दिन में रक्षा सचिव और एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। कल वायुसेना प्रमुख और परसों नेवी चीफ मिल चुके हैं। दिन में प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी फोन पर बातचीत की है। और भारत के किसी भी वक्त हमला कर देने के डर से पाकिस्तान की सरकार और सारी पार्टियों ने आज नेशनल असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाकर राष्ट्रीय विलाप किया है। हमले के खिलाफ और सिंधु का पानी रोके जाने के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया। हालांकि पाकिस्तान खुद अपनी संसद में बटा हुआ दिखाई दिया। कई नेताओं ने बायकॉट किया। अपनी असेंबली में पाकिस्तान कंफ्यूज दिखा। कुछ नेताओं ने हमेशा की तरह एटम बम की धौंस जमाई तो कुछ नेता खुलकर रोए कि दुनिया सिर्फ भारत की बात पर भरोसा करती है। पाकिस्तान पर किसी को विश्वास नहीं रह गया। पाकिस्तान ने अपनी आतंकी हरकतों पर काबू रखा होता तो कट्टरपंथ की प्रयोगशालाएं बंद की होती, अपनी आर्मी और आईएसआई को हद में रखा होता तो भारत के हमले के डर से आज असेंबली में उसके नेताओं को छाती पीटने की जरूरत नहीं होती। लेकिन पछताए अब होत क्या, बात पाकिस्तान के 4 टुकड़ों तक जा पहुंची है। हम जानते हैं आप बहुत देर से इसी के इंतजार में हैं कि पाकिस्तान ये 4 टुकड़े कितने कितने छोटे होंगे, इसके बारे में जानकारी क्या होगी, आकार क्या होगा और इसके बाद पाकिस्तान की बिगड़ी हुई शक्ल कैसी होगी। तो चलिए बहुत जल्द टूटने वाले पाकिस्तान के 4 टुकड़े आपको दिखा देते हैं। 1947 में पाकिस्तान बना तो मजहब के नाम पर भारत से 7,96,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन लेकर अलग हुआ था। तब आबादी कम थी, लेकिन आज पाकिस्तान की आबादी रिकॉर्ड के मुताबिक 24 करोड़ 26 लाख है।
जैसे ही बलूचिस्तान ने खुद को आजाद मुल्क घोषित किया, वैसे ही 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर हिस्सा यानी लगभग आधी के करीब 43% जमीन पाकिस्तान से अलग हो जाएगी, जिसका बलूच लोग इंतजार कर रहे हैं। वो जमीन जहां पर प्राकृतिक संसाधनों के भंडार हैं। भूगोल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन आबादी में सबसे छोटा प्रांत है बलूचिस्तान। इसकी 1,49,00,000 लोग भी अलग हो जाएंगे। सिंध की टूटते ही पाकिस्तान से 1,41,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन और छिन जाएगा, यानी उसकी 18% जमीन उससे काट ली जाएगी। सिंध में पाकिस्तान से अलग होने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। बीते दिनों से कुछ ज्यादा सिंध का टूटना मतलब 5,57,00,000 लोगों का अलग हो जाना है। यह सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रांत है। खैबर पख्तूनख्वा मौके के इंतजार में है, जल्दी से जल्दी पाकिस्तान से कैसे अलग हो जाएं। खैबर पख्तूनख्वा के अलग होने का मतलब है 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन अलग होना, पाकिस्तान से 13% हिस्से का उससे कट जाना और 4,19,000 लोगों का पाकिस्तान से अलग होकर खुद को आजाद घोषित करना। यह आबादी में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा प्रांत है। सूरत हाल जो बन रहा है उसके बाद पाकिस्तान का मतलब सिर्फ चौथा टुकड़ा ही रह जाएगा और चौथे टुकड़े का मतलब है सिर्फ पंजाब प्रांत। पंजाब ही पाकिस्तान रह जाएगा, जहां उसके रसूखदार नेता आते हैं और जिस पंजाब में पूरे पाकिस्तान की कमाई अपने ऐश और अय्याशी में अब तक झोंकते रहे हैं। सिर्फ 2,06,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन यानी अभी जितना पाकिस्तान है उसकी सिर्फ 26% और 13 लाख की आबादी, सिर्फ यही रह जाएगा पाकिस्तान। और अब आते हैं 4 टुकड़ों वाले लक्षणों पर। हमने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान के बिखरने के लक्षण खुद पाकिस्तान के लोग दिखा रहे हैं। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से विद्रोह की आवाजें तो आप बरसों से सुन ही रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान सरकार और आर्मी को बगावत से दहला देने वाली आवाज खुद इस्लामाबाद से बुलंद हुई है, वो भी सबसे बड़ी मस्जिद से। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद, जो कभी पाकिस्तान में कट्टरपंथियों का पावर सेंटर थी, जो कभी पाकिस्तानी हुकूमत को घुटनों पर ला देती थी, अगर वहीं से पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका गया है तो समझ लें कि पाकिस्तान घर के अंदर ही कितने बड़े खतरे में पड़ चुका है। लाल मस्जिद में 2 मई के इस वीडियो ने पाकिस्तानी हुकूमत के होश उड़ा दिए हैं। इसमें मौलाना अब्दुल अजीज गाजी खुलेआम भारत और पाकिस्तान के बीच रायशुमारी कर रहा है। वो पूछता है, भारत ने जंग छेड़ी तो कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इस सवाल पर कोई भी हाथ नहीं उठाता है। इस पर मौलाना गाजी पाकिस्तानियों को समझदार बताता है। बलूचिस्तान और खैबर में जुल्मों का बदला लेने की बात कहता है। पाकिस्तान के मुकाबले भारत को बेहतर बताता है। लाल मस्जिद से निकला यह वीडियो बता रहा है कि पाकिस्तान अपने घर के भीतर किस तरह से फंस चुका है। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, हाथ खड़ा कर। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मसला यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है, पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। और अब देखिए कि जो आग इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में भड़क रही है, वही आग कैसे पाकिस्तान के 3 प्रांतों में भड़क रही है और इसे 4 टुकड़े उसके कर सकती है। पाकिस्तान का एक सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, भारत के गिलगित बाल्टिस्तान का कुछ हिस्सा इससे लगता है। हालांकि अभी भारत के इस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है। खैबर की सीमाएं दूसरी तरफ अफगानिस्तान से लगती हैं। पाकिस्तान का ये इलाका टूटने वाला है। नक्शे पर दिख रहा खैबर पख्तूनख्वा 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, दूसरा वजीरिस्तान का इलाका। वजीरिस्तान में पाकिस्तान की हालत कमजोर है। खैबर प्रांत की आबादी करीब 4 करोड़ है। पेशावर यहां की राजधानी है। यहां की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि इस इलाके में कबीलियाई पश्तूनों का राज है। इन्हें अफगानिस्तान का संरक्षण हासिल है। माना जाता है पाकिस्तान के जब टुकड़े होंगे तो ये इलाका अफगानिस्तान में शामिल हो सकता है। आज ही खैबर के एक बड़े पश्तून मौलाना ने अपनी तकरीर में ऐलान किया है कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो वहां के लोग हिंदुस्तान के साथ खड़े होंगे। ये रही हिंदुस्तान पर पाकिस्तान हमलों का ईमान दायो खबर और इकबल खबर मस्कुम कल जेल क्यों सफा सफा वायम कनी सिमाऊ निसा बजेल के आगा उलमा आगा तुलमा
कसम पर अल्लाह कुरान में मखित दे अगई बदा दुआगा निकोली या अल्लाह पदे मुल्क दे हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे हिंदुआन फौज मरगिरी गिरसू दक्कल फौज मरगरतिया न कहू तुम पुख्तान दे उठा कोल ता सर बताई दू की स्ता मरगरतिया बहु की ता पस बदे जिंदाबाद चगो वई ता कुम जुल्म को दी पुख्तुन सरा हर कोर की दुआ उतरी मड़कड़ी दी व ता सर बदा पुख्तुन ताइदू की। असल में खैबर में जो पश्तूनों का इलाका है उस पर अफगानिस्तान दावा करता है। पश्तूनों का सालों से पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह चल रहा है, लेकिन गोली और बंदूक के दम पर पाकिस्तानी फौज इस विद्रोह की आवाज को दबाती रही है। हालांकि जब से भारत और पाकिस्तान में जंग की आशंका बढ़ी है, तब से इस इलाके में पाकिस्तानी फौज का रहना मुहाल हो गया है। ये तस्वीरें अभी बीते हफ्ते की हैं। पाकिस्तान की फौज का काफिला जब यहां से गुजर रहा था, तब पश्तूनों ने रोककर उन्हें काफी खरीखोटी सुनाई। काफी देर तक संघर्ष का माहौल बना रहा। पश्तून लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज को धमकाया और यहां तक कह दिया कि हम तुम्हारे जनरल को बूट के नीचे रखते हैं। हम आपकी बूट की नोक पे रखते हैं। बकवास करते हो, बंदूक नीचे करो। यहाँ लड़की खड़ी है, ये लड़की मोरो पुलिस है, याद रखो। ये लड़की बहादुरी का पता है। यहाँ पर लड़की खड़ी है। इन लोगों की दो डिमांड है, या तो उन्हें अफगानिस्तान में शामिल करें या फिर इस पूरे इलाके को अलग पश्तूनिस्तान देश घोषित कर दिया जाए। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ यहाँ के लोगों में गुस्सा कितना भरा हुआ है, उसकी एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। शनिवार को यह तस्वीर सामने आई। इसमें पाकिस्तानी फौज के जवानों के पैंट उतरवाए जा रहे हैं। करीब 50 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों की वर्दी खैबर के उत्तरी वजीरिस्तान इलाके में टीटीपी के लड़ाकों ने उतरवा दी। अफगानिस्तान से लड़ने के लिए पाकिस्तान ने कभी टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान नाम का संगठन बनाया था, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा रहा है। मौजूदा माहौल में पाकिस्तानी फौज और सरकार के खिलाफ यहां पर गुस्सा चरम पर है और अलग देश की मांग तेज हो चुकी है। इस विद्रोह से पाकिस्तान के नेता भी वाकिफ हैं। मौलाना फजलुर रहमान, जो कि पाकिस्तान के बड़े नेता माने जाते हैं, उनका यह बयान बताता है कि अफगानिस्तान से सटा ये इलाका पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। अगर इंडिया के साथ मामला होगा, कौम एक सफ पर होगी। अगर अफगानिस्तान के साथ मामला होगा, कौम एक सफ पर नहीं होगी। आज कश्मीर के मसले पर इंडिया की धमकियों के बाद पूरी कौम एक है, लेकिन क्या ये सोच अफगानिस्तान के साथ मामला बिगाड़ने के वक्त भी मौजूद थे? नहीं। पाकिस्तान से अफगानिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं रह गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान की तालिबान सरकार के साथ भारत के बेहतर ताल्लुकात हैं। ऐसे में ये इलाका जल्द पाकिस्तान से अलग होकर नया देश बन जाए तो फिर आप चौंकिएगा मत। बड़े बड़े पहाड़, लंबी नदी, चौड़ी सड़कें, देखने में बेहद खूबसूरत ये पाकिस्तान का खैबर प्रांत है। अफगानिस्तान की सीमा से सटे पाकिस्तान का ये खैबर जितना खूबसूरत है, यहाँ की वादियां उतनी ही खूंखार भी। खैबर की वादियों से आतंक की बू आती है और इसी खैबर में पड़ता है पाकिस्तान का बालाकोट। वही बालाकोट जहां 5 साल पहले भारत ने एयर स्ट्राइक कर आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद किया था। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर किया था। बालाकोट के इस परिचय से आप खैबर की ज्योग्राफी के बारे में जान गए होंगे। खैबर का बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान की सीमा से लगता है। इन इलाकों में कभी अलकायदा के आतंकी रहा करते थे। अब इसी इलाके से पाकिस्तान को भारत के हमले का खौफ सता रहा है। इसी खौफ की गवाही ये कुछ तस्वीरें देती है। खैबर पख्तूनख्वा के 29 जिलों में पिछले दिनों वहां की सरकार ने सायरन सिस्टम लगाने का आदेश दिया, जिसके बाद पेशावर और एबटाबाद जैसे जिलों में सायरन लगाए गए। जिन जिलों में अलर्ट वाले ये सायरन लगाए गए हैं वो एलओसी से काफी दूर हैं। कुछ तो 300 से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। पाकिस्तान को डर है कि भारत खैबर के इलाकों में अफगानिस्तान की तरफ से हमले कर सकता है। पाकिस्तान में बंटवारे की अगली स्क्रिप्ट बलूचिस्तान की है। वही बलूचिस्तान जहां के रहने वाले खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते, लेकिन बंदूक और वर्दी के दम पर पाकिस्तान यहां के लोगों का दमन करता है, शोषण करता है। बलूचिस्तान की सीमा ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक सटती है। क्षेत्रफल में पाकिस्तान का यह सबसे बड़ा इलाका है।
खनिज संपदा से भरपूर बलूचिस्तान की आबादी करीब 1.5 करोड़ के आसपास है। क्वेटा यहाँ की राजधानी है। ये तस्वीरें जो अब आपको दिखा रहे हैं अलग अलग इलाकों की है बलूचिस्तान के। पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ के लोगों का गुस्सा है। दिन के उजाले में ही नहीं बल्कि रात को भी टॉर्च की रोशनी में हजारों लोगों की भीड़ अलग देश की मांगों को लेकर आंदोलनरत है, सड़कों पर उतरी हुई है। बलूचिस्तान में बगावत की स्क्रिप्ट तो सालों पहले लिखी गई, लेकिन जब से भारत और पाकिस्तान में तनातनी शुरू हुई है तभी से बलूचिस्तान का चप्पा चप्पा हिस्सा सुलगा हुआ है। आंदोलन की आग भड़की हुई है। लोग अलग देश की मांग और बलूच विद्रोहियों की बिना शर्त रिहाई की मांग कर रहे हैं। गृह युद्ध में झुलस रहे पाकिस्तान की यह सबसे बड़ी गवाही है। पाकिस्तान से अपने मुल्क का कोई हिस्सा संभल नहीं रहा, लेकिन वहां की फौज और वहां के हुक्मरान अपनी सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए भारत से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बलूचिस्तान में गैस, सोना, तांबा और तेल के विशाल भंडार हैं। पाक सेना की मदद से चीन बलूच संसाधनों का दोहन कर रहा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के जरिए चीन यहां के संसाधन लूट रहा है। पाकिस्तान की फौज स्थानीय लोगों पर जुल्म करती है। खनिज संपदाओं से भरा हुआ बलूचिस्तान दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, लेकिन यहां की धरती को लूट लूट कर पाकिस्तान इसे खोखला कर रहा है। पहले बलूच विद्रोही अलग अलग गुटों में बटे हुए थे, लेकिन सब संगठित होकर पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अलग मुल्क की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बलूचिस्तान के साथ ही दुनिया के अलग अलग देशों में भी बलूच लोगों का प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ दुनिया से मदद मांग रहे हैं। दुनिया भर में जहां भी बलूचिस्तान के लोग रहते हैं वो इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। पाकिस्तान कैसे बलूच लोगों के खिलाफ जुल्म करता है उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर क्यों ये पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। बलूचिस्तान के गांव में स्थानीय लोग मीटिंग कर रहे थे। पुलिस पहुंची, लोगों को पकड़ना शुरू किया, गोलियां चलाने लगे। यह तस्वीर पिछले हफ्ते की है। जिस जगह पाकिस्तान की फौज बलूचों पर भारी पड़ती है वहां पर यह आम बात है, लेकिन भारत से तनातनी के बीच बलूच मोर्चे पर लगाए गए फौजी और अस्त्र शस्त्र को भारत की सीमा की तरफ पाकिस्तान ने मूव किया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान इस वक्त काफी कमजोर स्थिति में है। अभी मार्च में ही बलूच आर्मी से जुड़े लड़ाकों ने पाकिस्तान में सैनिकों से भरी ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान को उसे छुड़ाने में पसीने छूट गए थे। बलूच आर्मी की पाकिस्तानी फौज से सीधी लड़ाई है। बलूच आर्मी ने एक वीडियो जारी कर पाकिस्तान और चीन से कहा है कि वो उनकी धरती को छोड़ दे। बलूच आर्मी से जुड़े लड़ाके इसी तरह से चेहरा ढककर वीडियो बनाते हैं और पाकिस्तान को खुलेआम धमकाते हैं। अभी कल ही बलूचिस्तान के लोगों ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर के रास्ते पर चीन की कुछ गाड़ियां फूंक डाली। बलूच आर्मी अपनी धरती पर चीन की एंट्री को बर्दाश्त नहीं करते। पाकिस्तान इस इलाके का आर्थिक दोहन तो करता है, लेकिन यहाँ के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक मानकर रखा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ के लोग दुनिया से इंसाफ मांगते हैं। साल 2016 में लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान के लोगों को लेकर जो बयान दिया था उसकी दुनिया भर में चर्चा होती है। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पाकिस्तान में तीसरा जो बंटवारा होने वाला है सिंध देश या सिंधुस्तान के तौर पर होगा। सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है।
यहाँ की आबादी 5.5 करोड़ है। समंदर से सटे हुए सिंध प्रांत की राजधानी कराची है। सिंध के लोगों को शुरू से शिकायत रही है कि उन्हें पंजाब प्रांत की तुलना में दोयम दर्जे का माना जाता है। पाकिस्तान की सरकार और सेना में जोर पंजाब का ही चलता है। सुविधाएं भी सिंध से काटकर पंजाब पहुंचाई जाती हैं। सिंध के लोग सालों से आंदोलन चला रहे हैं। भारत से तनातनी के बीच पाकिस्तान को तोड़ने और उससे अलग होने का यह आंदोलन अंदर ही अंदर तेज हो चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ते विद्रोह की गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। पीओके के लोग पाकिस्तान के चंगुल से निकलना चाहते हैं। बलूचिस्तान में विद्रोह है और सिंध में भी पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। भारत ने सिंधु समझौता स्थगित किया। उससे पहले ही पाकिस्तान के सिंध में पानी को लेकर मार मची हुई है। पिछले महीने हजारों की तादाद में लोग अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे। नहर निर्माण के खिलाफ आवाज बुलंद की। सिंध के लोगों का आरोप है कि नहर बनाकर पाकिस्तान की सरकार सिंधु के पानी को दूसरे राज्यों में पहुंचाना चाहती है। इससे सिंध में जल संकट होगा। ये तो महज एक बहाना है। सिंध के लोगों के अंदर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ गुस्सा पहले से पनप रहा है। अंदर ही अंदर अलग सिंधुस्तान या सिंधु देश की मांग को लेकर सूबा सुलग रहा है। सिंध के लोगों को लगता है कि उनकी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को मिटाने की कोशिश हो रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में पंजाब प्रांत के नेताओं और सैन्य प्रमुखों का दखल ज्यादा है। पंजाब प्रांत से आने वाले सियासतदान सिंध के लोगों के साथ दोयम दर्जे के नागरिकों की तरह व्यवहार करते हैं। माना जाता है कि अलग सिंधु देश की मांग करने वाले लोग बलूच और पश्तूनों के साथ मिलकर पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। जनहित में आज हमने आपको पाकिस्तान के 4 टुकड़ों का नक्शा दिखा दिया। ये टुकड़े क्यों होंगे उसके लक्षण भी आपने देख लिए। अब बात कर लेते हैं पीओके यानी कि कश्मीर के उस हिस्से की जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और जिसे लेकर भारतीय सेना पर भारत के लोगों का दबाव है कि इस बार उसे वापस भारत में मिलाकर ही रहें। पीओके पाकिस्तानी कब्जे में जरूर है, लेकिन भारत के मन में और संकल्प में भी है कि एक दिन पीओके से पाकिस्तान को खदेड़कर इसे भारत में मिलाना है। ये संभव कैसे होने जा रहा है आपको बताएंगे, लेकिन पहले सरकार का संकल्प याद दिलाते हैं। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया है, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है, और वो कसक कभी भी हमारे दिलों में है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है। वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। पिछले 10 साल में पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत ने बड़ी तेजी से जोर पकड़ा है। पाकिस्तानी आर्मी के जातियों के खिलाफ प्रदर्शन आम है, जिनमें आजादी के नारे और भारत से जुड़ने के लिए नारे लगते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत के आक्रामक रवैये से पीओके की ये उम्मीदें और बढ़ गई हैं। पाकिस्तान को भी पता है कि भारत हमला करेगा तो इस बार पीओके जरूर छुड़ा लेगा, इसीलिए उसके हाथ पैर फूले हुए हैं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से 18,000 फौजियों को पीओके शिफ्ट कर दिया है, ये दिखाने के लिए कि पीओके में कोई बगावत नहीं है। लोगों को बंदूकों की ट्रेनिंग देने के वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं। भारत के हवाई हमले के डर से सायरन सिस्टम लगा दिए हैं, नए बंकर बनाए जा रहे हैं, फौजी मूवमेंट भी बढ़ा दिया गया है। मुजफ्फराबाद में मस्जिदें मदरसे बंद कर चुका है। लोगों से 2-2 महीने का राशन जमा करने के लिए कहा गया है। पीओके में भारत का हमला इसलिए भी तय है क्योंकि यही पाकिस्तान के टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड हैं। यहीं से वो आतंकवादियों को उरी, पुलवामा और पहलगाम भेजता रहा है। पीओके में पीर पंजाल रेंज के उत्तर यानी कि कश्मीर घाटी से सटी एलओसी पर दुधनियाल, अब्दुल बिन मसूद, चेलाबंदी, माच फैक्ट्री, गढ़ी दुप्ता, बाश, अलियाबाद और फॉरवर्ड कहूटा आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स हैं। वहीं पीओके में पीर पंजाल रेंज के दक्षिण यानी कि जम्मू से सटी एलओसी पर रावलकोट, दुंगी, तातापानी, हजीरा, कोटली, सेंसा, पलनी, निकियाल,
पलक, मीरपुर, तागोश, कुंड, कोट कोटेरा, कोहरीटा में लॉन्च पैड्स पता चल चुके हैं। हालांकि भारत के हमले के डर से पाकिस्तान आर्मी इन लॉन्च पैड को खाली करा चुकी है। आतंकी अंडरग्राउंड किए जा चुके हैं। फिर भी ऐसा नहीं है कि सेना हमला करेगी तो खाली हाथ लौटेगी। आसार पूरे हैं कि हमला या ऑपरेशन सर्जिकल या एयर स्ट्राइक जैसा सीमित नहीं बल्कि पूरे पीओके में होगा। सेना का जोश हाई है तो इसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान से पीओके छुड़ाने पर पूरे देश के सुर एक हैं। देश की सियासत भी एक जुबान में ही बोल रही है। जानकारी के मुताबिक पीओके में मौजूद पीर पंजाल रेंज के उत्तर यानी कश्मीर घाटी से सटी एलओसी पर दुधनियाल, अब्दुल पाकिस्तान ने जो हमारा हिस्सा लिया है कश्मीर का, वो तो हमारा है, उसको तो हम वापस लेंगे। पाकिस्तान खंडित होकर एक देश बनेगा जिसका नाम होगा बलूचिस्तान, दूसरा देश होगा जिसका नाम होगा पख्तूनिस्तान, और तीसरा होगा देश जिसका नाम होगा पंजाब। इसको 4 भाग में विभक्त यदि माननीय मोदी जी ने नहीं कहा किया इस 2025 में, फिर आप कहिएगा। I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना। 1994 में संसद ने एक मत से पीओके पर प्रस्ताव भी पारित किया था। 31 साल बाद पीओके पर पूरा देश एक सुर में है। रक्षा मामलों की जानकार भी कह रहे हैं कि भारत के पास अपनी ताकत दिखाने का ये बिल्कुल सही मौका है। हमें अट्रैक्शन दिखानी है पीओके के लोगों को, और वहां पर यस पीओके के अंदर भी यस हमारी भी कवर्ट ऑपरेशंस होनी चाहिए। हमारी भी इंटेलिजेंस कुछ तो ऑपरेट करती होगी पीओके में। वहां पर पीओके के अंदर हम ऑलरेडी कर रहे हैं, कुछ और भी सही मैसेज फैलाने होंगे और फैलाए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें कायम रखनी है, हमें अपने को स्टेबल रखना है। अगर जो कोई देश दिखाना चाहता है कि अपना दम क्या है, तो कभी ना कभी एक छोटा टुकड़ा ले सकता है और देख सकता है क्या होगा उसके बाद, क्योंकि दावा हमारा है कि पीओके हमारा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और उधर के आधा लोग तो ऐसे हैं कि ऊपर उठ सकते हैं, अपराइजिंग हो सकती है। जनहित में आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान में पानी को लेकर मचने वाले हाहाकार की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज पाकिस्तान असेंबली में इस पर त्राहिमाम हुआ है। यह पहले तय हो चुका था कि भारत ने पानी बंद किया तो पाकिस्तान में भूखों मरने की नौबत आ जाएगी, तो अब इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पहली तस्वीर 2 मई की है, जब एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अजय बाचलू अखनूर में चिनाब नदी के किनारे पहुंचे थे। तब चिनाब में पानी का तेज बहाव था, लेकिन आज उसी चिनाब में नदी के पत्थर दिखाई दे रहे हैं। पानी का लेवल कम हो चुका है। दिन में लोग नदी में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। किनारे पर हम खड़े थे, यहाँ तक इससे ऊपर तक जो है पानी का लेवल था कुछ दिन पहले तक, और कल जब मैंने पता किया तो 18 से 19 फीट यहाँ इस नदी का कल सुबह पे पानी था। लेकिन अब आप देखिए जिस ढलान से मैं नीचे जा रहा हूँ, ये सब पानी से लबालब थी, पानी से भरी हुई थी, और यहाँ तक पहुँचना सपना था, क्योंकि जो भी लोग इस नदी में आते हैं, नदी को देखने आते थे, वो इस नदी का रूप जो एक होता था वो एक रौद्र रूप होता था, और सबसे डेंजरस नदियों में से एक नदी इसको कहा जाता था, क्योंकि इसका वाटर फ्लो और वाटर लेवल दोनों बहुत ज़्यादा होते थे। आप इस नदी के बहाव से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पानी जो है यहाँ से पाकिस्तान जाता है। चिनाब नदी इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि सिंधु जल समझौते के बाद सबसे ज़्यादा फोकस जो है इसी नदी पर है, क्योंकि इस नदी के पानी का इस्तेमाल करके न केवल पाकिस्तान अपने खेतों को हरा भरा कर रहा है, बल्कि इस पानी से पाकिस्तान की बिजली आपूर्ति भी होती है। इस समय अपने उफान पर चिनाब नदी है, और चिनाब नदी यहाँ से कुछ ही किलोमीटर के बाद पाकिस्तान के सियालकोट पहुंचती है और इसी पानी का इस्तेमाल वहां किया जाता है। असल में बगलिहार डैम का पानी रोका गया है, जिसकी वजह से चिनाब का जलस्तर काफी कम हो गया है। सूत्र बता रहे हैं कि बगलिहार प्रोजेक्ट की 2008 से
डीसिल्टिंग नहीं हुई थी, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान कभी इसके लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। लेकिन सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद भारत ने यह कदम उठाया है। हालांकि दोपहर बाद यह खबर आ गई कि धीरे धीरे पानी के गेट खोल दिए गए हैं। युद्ध काल में देश हित सर्वोपरि है। पाकिस्तान के खिलाफ एक ही आवाज हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। लेकिन हमारे देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो बयानों की फुलझड़ी चलाकर खुद अपनी ही नहीं बल्कि देश की भी किरकिरी करा रहे हैं। इन नेताओं में सबसे नया ताजा नाम अजय राय का जुड़ा है, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। गांधी परिवार और खासकर राहुल प्रियंका के बेहद करीबी माने जाते हैं। उन्होंने लड़ाकू विमान राफेल जैसा एक खिलौना दिखाया जिसमें नींबू मिर्ची लटकी हुई थी। इस खिलौने को दिखाते हुए उन्होंने पूछा है कि राफेल से नींबू मिर्च कब हटेंगे। उनका यह बयान पाकिस्तान में वायरल है। पाकिस्तानी टीवी चैनलों में यह ब्रेकिंग न्यूज है। इससे पहले कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। हालांकि गलती याद दिलाई गई तो सफाई भी पेश कर दिया। पूरा देश पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहा है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा था पाकिस्तान से युद्ध का उन्होंने विरोध किया था कि जरूरत नहीं है इसकी। जाहिर है पाकिस्तान ने इस बयान को भी लपक लिया। वहां के टीवी चैनलों में यह हेडलाइन बन गई। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार कह चुके हैं, आतंकियों के पास इतना समय कहां होता कि वो मारने से पहले किसी का धर्म पूछें। मणिशंकर अय्यर के तो कहने ही क्या, वो जब भी बोलते हैं विवाद बम फोड़ते हैं। पहलगाम आतंकी हमले को उन्होंने विभाजन के अनसुलझे सवालों का नतीजा करार दिया। और आतंकी हमले के अगले ही दिन प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने तो वो कह दिया जो ऐसे माहौल में उन्हें कतई नहीं बोलना चाहिए था। वाड्रा ने कहा था देश में हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, लिहाजा हिंदू मुसलमान बंटवारा बढ़ गया है, जिसका नतीजा पहलगाम में आतंकवादी हमला है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के ऐसे चेहरे किसके मोहरे हैं? क्या इन नेताओं को ऐसे बयान देनी चाहिए? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन कांग्रेस के ये नेता न जाने किसको खुश करने पर तुले हुए हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को पहले आपको सुनाते हैं कि जब राफेल हिंदुस्तान के पास आया, जब रक्षा मंत्री जी गए थे तो उन्होंने नींबू मिर्चा बांधा था और नींबू मिर्चा सरकार ने बांधा है। मैं तो वही बता रहा हूँ, को याद दिला रहा हूँ कि नींबू मिर्चे कब हटेंगे और ये राफेल अपना कब काम करेगा। ये देश की जनता जानना चाहती है। जो परिवार शहीद हुआ उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप जानना चाहते हैं कि ये राफेल नींबू मिर्चा बांधने के लिए आया है या अपना काम करने के लिए। कांग्रेस के अजय राय का यह विचार पाकिस्तान के दुष्प्रचार का हथियार बनना ही था और इसे आजमाने में सीमा पार की प्रोपेगेंडा मशीनरी ने देर भी नहीं लगाई। अब जरा देखिए कैसे पाकिस्तानी टीवी चैनल ने अजय राय के बयान को हाथों हाथ ले लिया है। यह पाकिस्तान का ARY न्यूज था जिसने अजय राय के बयान को लपक लिया। देखिए, राफेल तैयारे नींबू मिर्च बांध कर हैंगर में खड़े कर दिए गए हैं। उनका इस्तेमाल कब होगा? भारतीय सियासतदान मोदी सरकार की तो हम परस्ती का मजाक उड़ाने लगे। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के सदर राजू रॉय ने राफेल जेट को खिलौने से तशबीह देकर मजाक उड़ाते हुए कहा, पूरा मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है, हुकूमत सिर्फ बड़ी बड़ी बड़के मार रही है। बेहद अफसोस की बात है कि हमारे देश के चंद नेता सरकार से सवाल पूछते पूछते देश का मौखौल उड़ाने लग जाते हैं। अपने बयान से दुश्मन देश को मौका दे रहे हैं। ताज्जुब की बात यह भी है कि जब अजय राय राफेल जैसा खिलौना विमान दिखा रहे थे, नींबू मिर्च का मजाक उड़ा रहे थे, तब खुद उनके माथे पर चंदन का लेप लगा था। राफेल की ताकत अपनी जगह है, आपको उसके बारे में भी बताने वाले हैं। लेकिन भारत की कुछ मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं। ऐसे में कम से कम चंदनधारी अजय राय को इतने गंभीर माहौल में ऐसी हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। जिस राफेल की उड़ान देखकर और इसकी गर्जना सुनकर पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, उस लड़ाकू विमान पर ऐसी मस्खरी हमारे नेताओं को कतई शोभा नहीं देती। बीजेपी ने अजय राय के बयान को सेना का मनोबल गिराने वाला बताया है। कांग्रेस पर पाकिस्तान का एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी और उसके सहयोगियों ने कैसे अजय राय और कांग्रेस पर किया है करारा प्रहार, देखिए। आज भारत की सेना को पाकिस्तान की बुरी नजर से बचने की जरूरत नहीं है। भारत की सेना को कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों की बुरी नजर से बचने की जरूरत महसूस हो रही है।
ये पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा जो कांग्रेस के नेता हिंदुस्तान के अंदर चला रहे हैं, उसके राइटर, उसके पॉलिटिकल डायरेक्टर और उसके पॉलिटिकल प्रोड्यूसर कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी है। कांग्रेस हमेशा से ही सेना और सेना की शक्ति का अपमान करती रही और कांग्रेस का यही सच एक बार फिर से दिखा है। अब कांग्रेस की बात अगर आप कर रहे हैं, अब 15 साल अब ये लोग खिलौने पर खेलेंगे। अब वही खिलौना खेलें, घूम घूम विरोध कर रहे हैं। 15 साल इनको सत्ता में नहीं आना है। इस दुर्दशा दशा के कारण ऐसे ही नेता हैं और इसे कांग्रेस को सोचना चाहिए कि हम कैसे लोगों को अध्यक्ष बनाए हैं। अभी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी। पार्टी ने पहलगाम आतंकी हमले पर अपने नेताओं के विवादास्पद बयानों से पल्ला झाड़ लिया है। नेताओं को पार्टी लाइन से हटकर नहीं बोलने की नसीहत भी दी गई, लेकिन इसका असर कितना हुआ वो अजय राय के बयान से साफ हो चुका है। ऐसे में अब कांग्रेस से सफाई देते नहीं बन रहा। The Congress Party has in their CWC given a statement. We all stand by that statement, and that is the official statement of the Congress Party. We urge the government to take very strong, decisive action and to take it fast. इसका ये जवाब कब देगा? अब कांग्रेस पार्टी चाहे लाख सफाई दे, लेकिन अजय राय उसकी किरकिरी के सबसे नए किरदार हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि युद्ध जैसे माहौल में अपने ही देश पर सवाल उठाने का सिलसिला रुकेगा या फिर अजय राय जैसे लोग दुश्मन को मौका देते रहेंगे, वो भी राफेल जैसे बाहुबली का मजाक उड़ाकर, जिसके एक्शन की आहट से ही पाकिस्तान के हाथ पांव फूले हुए हैं। ये तस्वीर इसी 2 मई की है, जब उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल ने गर्जना भरी तो यहाँ से 900 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में छिपे आतंकियों और उनके आकाओं को वज्रपात का एहसास हुआ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को भारत के राफेल का खौफ सता रहा है। आलम यह है कि आतंकी बिल में जा छिपे हैं, तो पाकिस्तानी सेना और सरकार का डर जुबां से जाहिर हो रहा है। हम रिटेलिएट करेंगे, हमारे पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ना हो और या कोई और इस किस्म की चीज ना हो जो एक वैसे बड़ा एक इम्प्रेसिव किस्म की वो होती है, आइटम होती है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है हम अल्लाह के फजल से बिल्कुल वी आर वेरी वेल इक्विप्ड। और राफेल हो या राफेल का मामा हो, वो वी विल टेक केयर ऑफ इट इंशाल्लाह। पाकिस्तान के असुरक्षित रक्षा मंत्री राफेल से मुकाबले का झूठा माद्दा भले दिखा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि इस विमान ने एक्शन से पहले ही सीमा पार त्राहिमाम मचा रखा है। 30 अप्रैल की दरमियानी रात पेश आया जब 4 भारतीय एयरफोर्स के राफेल तैयारों ने भारतीय जुग्राफियाई हदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग की। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने हिंदुस्तानी एयरफोर्स के जंगी जहाजों की फौरन निशानदेही कर ली। आतंकिस्तान में राफेल के खौफ का ये लाइव प्रसारण 30 अप्रैल को हुआ था। पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन चैनल PTV के मुताबिक भारतीय वायुवीरों ने जम्मू कश्मीर में LOC के करीब 4 राफेल के साथ पेट्रोलिंग की तो पाकिस्तान दहशत में आ गया। पाकिस्तान का डर वाजिब भी है, क्योंकि भारत के राफेल के मुकाबले उसके पास कोई लड़ाकू विमान है ही नहीं। चीन से उसे खैरात में कुछ फाइटर मिले भी हैं, जो आसमान में उड़ते कबाड़ की तरह हैं। ऐसे में जरा सोचिए, जब हमारे राफेल ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को निशाना बनाया तो उनका अंजाम क्या होगा। क्योंकि राफेल 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला लड़ाकू विमान है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि
कि 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई पर जा सकता है। 3,700 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और लगातार 10 घंटे उड़ सकता है। राफेल मिटियोर और स्कैल्प जैसी मिसाइलों से लैस है। मिटियोर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका मतलब है कि राफेल भारत की ओर बढ़ रहे पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को 150 किलोमीटर दूर से ही तबाह कर सकता है, जबकि स्कैल्प हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। भारत के पास इस वक्त 36 राफेल मौजूद है। ये 8 अक्टूबर 2019 की तस्वीर है, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल की डिलीवरी लेने फ्रांस गए थे। तब उन्होंने आसमान के इस ब्रह्मास्त्र की विधिवत पूजा की थी, लेकिन तब भी मुट्ठी भर लोगों ने इसकी आलोचना की थी। लेकिन ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि दशहरे पर भारत में शस्त्र पूजा की परंपरा रही है और 2019 में 8 अक्टूबर को ही दशहरा था। इसके बाद 10 सितंबर 2020 को जब राफेल को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, तब सर्वधर्म पूजा भी हुई थी। गणपते नमः कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जले मस्तक। और अब वक्त राफेल से दुश्मन दहन का है, जो कभी भी हो सकता है। पहलगाम आतंकी हमले पर संयुक्त राष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने दोनों देशों से कुछ भी ऐसा नहीं करने की गुजारिश की है जिससे तनाव और बढ़े। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है, साथ ही गुनहगारों पर कानूनी तरीके से कार्रवाई की सलाह दी है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत पाकिस्तान में तनाव कम करने के लिए मदद की भी पेशकश की है। अब ये तनाव तो तभी कम होगा जब अपने 26 बेगुनाह लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्या का बदला पाकिस्तान से भारत लेगा। इसी के साथ जनहित में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।